अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली आईआईटी में, और मेरा जैसा कि मैंने आपको मैसेज में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे चेक कर लिया होगा कि आज मैं ट्रिस्ट एक इवेंट होने जा रहा है दिल्ली आईआईटी में। तो इसमें आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी जी और प्रदीप जी आने वाले हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो दिल्ली आईआईटी का छोटा सा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईआईटी का वो है, और मैं ऐसे इवेंट भी काफ़ी कर लेता हूँ, लेकिन क्या होने वाला है इसमें आप में वीडियो में पूरे में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ऐसे इवेंट को अटेंड करता रहता हूँ। थोड़ा सा आप ये लोग देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। ये इवेंट यहाँ पे कोई सिंगर आने वाला है, अभी दिखाता हूँ उस चीज़ के बारे में भी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मैं आ गया हूँ आज ये क्राइस्ट एक जर्नलिज्म का पैनल का एक कॉन्सर्ट होने वाला है। ये आईआईटी दिल्ली का है, और इसमें मैं आपको क्या चीज़ होने वाली है मैं दिखाऊंगा। एक ये साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री करके सीधा अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या। यहाँ मैंने बाइक खड़ी करी है। अंदर आने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और अभी ये गोल चक्कर आ गया। ये एक छोटा सा एरिया आप कैफेटेरिया है क्राइस्ट का, और आपको जो भी यहाँ इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन ये कैफेटेरिया है क्राइस्ट। सामने आईआईटी का आप वो देख रहे हैं, और अब मैं इवेंट की तरफ चल रहा हूँ, देख सकते हैं। शायद इस तरफ से है रास्ता, देखता हूँ मैं चल के। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सामने, ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं आईआईटी में दिल्ली में, तो उन्होंने अपने कुछ बनाए हुए कुछ आइटम हैं जिन पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको आउटलेट इन्होंने लगा रखा है। तो इसी प्रकार वो अपने यहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट को या फिर जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो आईआईटी के जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं। बाकी फ्यूचर में बच्चों के लिए सीखने को बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े आउटलेट हैं, छोटे छोटे काउंटर में बनाया गया है। यहाँ से जीतो ना जीतो, मुझे पक्का श्योर है कि आप यहाँ से सीख के जरूर जाओगे। और बैंकिंग हम सबकी लाइफ का बहुत ही प्राइमरी चीज होती है। बैंकिंग सब करते हैं, चाहे कोई साइंस का हो, अकाउंट्स का हो, आर्ट्स का हो, और आपको आनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ कुछ और भी ऐसे इवेंट यहाँ हो रहा है। कुछ स्टॉल्स भी हैं इधर, यहाँ इनाम देखो, ये भी अलग स्टॉल है। अलग अलग स्टॉल है यहाँ पे, ये भी है इधर, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं। देखो आईआईटी दिल्ली में आ गया हूँ, जाता हूँ डोगरा हॉल की तरफ। गाइस मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, वो यहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी अलाउड कर रहा हूँ। सामने देखिए, और ये है डोगरा हॉल। अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर क्या मिलेगा। मिस कृतिका कृष्णा। Our moderator for today's event is Miss Kritika Krishna, an EC member of IIT Delhi Alumni Association and an explorer of alternative education and wellness. She works with CreateNet Learning and Leadership and volunteers with Heartfulness Institute as a meditation trainer with a passion for meaningful living. Next, we have Mr. Pradeep Gupta, the Chairman and Managing Director of Access My India Limited, a first-generation entrepreneur with over 27 years of experience in media and market research. Pradeep's expertise adds a unique perspective to our discussion. Welcome to Trist IIT Delhi, sir. Now, without further ado, let's begin our exploration into the Mishi, right? Thank you, Mishi, for kind introduction of all of us.
And thank you everybody for coming over here. Would request people who are sitting in the back to come forward. थोड़ा खाली खाली नहीं लगेगा अगर आप चाहें तो. So welcome Chitra and welcome Pradeep. So it's good to be back in the college again after so many years. I mean I keep coming to this college and आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये panel moderate करते हुए, because अगर मैंने engineering ना पढ़ी होती तो शायद journalism पढ़ती. और it is actually great to be on this side, and I'm sure Chitra, especially for you, that you are on the other side. Yeah. So today we have two experts out here, I would say, from the field of media. You see, it is a festival wherein every Indian has the right to kind of participate, and what a better time than this after Holi and pre-elections to have a conversation on this topic. And especially in a technical college like IIT Delhi and TRIST, which is the technical festival of IIT Delhi. तो 4 pillars of democracy में legislature, executive, judiciary और media इसका चौथा pillar, which plays a crucial role in providing citizens with access to information and provides a platform for various voices and perspectives. तो with great power comes great responsibility, and एक तरह से मीडिया हेल्प करता है लोगों को to actually make decisions that affects their discrimination ability as well. So without wasting or spending any more time, I would like to kind of ask questions from all of both of you one by one, and then same question to you Pradeep would be that how have you seen the landscape of Indian elections evolve over the past decade in terms of media coverage and voter engagement? And tech question would be for Pradeep. So yeah. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, आप लोगों के बीच में मौजूद होकर, और आप इस देश का भविष्य हैं, और मौजूदा वक्त में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कहीं मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, तो कहीं अलग अलग तरीके से जितने भी इसके नाम दे दिए जाए अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपका रोल आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. तो आपके सामने चुनौतियां भी हैं तो अपार संभावनाएं भी हैं. उम्मीद यही कि इस देश को आप जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक नई दिशा देंगे और हमारी चुनौतियों को भी कम करेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में मीडिया की चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. इसके पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, एक बात जिस जगह पे मैं बैठी हूं, डीप फेक न्यूज का ये जो जमाना आ गया है, उसने हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है. चुनौती इस रूप में क्योंकि हमारे खुद के वीडियोस बनते हैं, कहीं पर हम लोगों का इलाज कराने के लिए दवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कहीं पर नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ इतनी ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं तो कहीं पे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं. अब ये समझ से परे है, और कई बार ऐसा होता है जिसको जो सूट करता है वो ये चेक नहीं करने जाता है कि ये सही है या फिर गलत है. उसके मोबाइल में चीजें आ गई और फिर उसको लेकर वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है. सपोज यहाँ पे भी जितने भी लोग होंगे, कोई किसी नेता को पसंद करता होगा, कोई किसी नेता को, लेकिन उनके मोबाइल में जैसे ही कुछ पहुंच, अभी अगर आज की डेट में हम देखें तो 2 चुनावों में, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया. कई जगहों पर मैं जब रिपोर्टिंग के लिए जाती थी तो हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, मैं दोनों से पूछती थी अच्छा कौन से मुद्दे पर वोट देंगे, कौन सा नेता अच्छा लगता है. इससे तो आपको, हम ये नहीं पूछते कि आप किसको वोट देंगे, बट आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं या आपको लगता है कि नहीं यही देश को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है. तो वहां पर मैं बिहार का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. वहां पर जो हस्बैंड था उसने कहा कि लालू यादव, उन्होंने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, मेरी मदद की है और मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा. मैंने कहा अच्छा, तो फिर उनकी पत्नी थी, मैंने कहा अच्छा आप किसको वोट देंगी, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल, और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक गांव में मुझे 2 अलग अलग सोच के लोग एक ही घर के भीतर मिलेंगे. फिर जब मैंने उन वाइफ से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नरेंद्र मोदी को, और इनको भी मैं बोलूंगी कि मोदी को वोट करवाएं, क्योंकि उन्होंने गैस का चूल्हा, ये वो दुनिया भर की जो सहूलियत है महिला को वो मिली थी. तो ये जो महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है, उनका जो पावर बढ़ा है, मोबाइल के आ जाने से बहुत सारे फेक न्यूज का हम अक्सर शिकार होते हैं, लेकिन इसके साथ सच्चाई ये भी है कि हम बहुत जागरूक हो चुके हैं. पहले के मुकाबले में, आज के मुकाबले में मोबाइल सस्ते. इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से लैंडस्केप बदला है इलेक्शंस का, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी ने क्या भूमिका निभाई है?
Thank you very much for inviting me here, and it is my privilege and honor to be among you. And आप जैसे कि सारे के सारे लोग प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, तो भविष्य में भी सुपर भविष्य की कल्पना हम आप लोगों से कर सकते हैं। मैंने इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। आपने पूछा कि इलेक्शन में क्या फ़र्क आया पहले और अभी में, तो उसका एक शब्द का जवाब है कि अब लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। व्हेन आई से डिसीजन मेकिंग, कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा, चूंकि मेरा काम है, फैक्ट्स बता दूं कि इंडिया क्या है वो जान लीजिए। थोड़ा सा आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं अपने लेंस से बताने की कोशिश करता हूँ। जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से आज भी करीब 70% रूरल में होती है, 30% अर्बन में होती है। अर्बन की परिभाषा में बहुत ज़्यादा समय सबके अपने अपने तरीके हैं उसको समझने का। रूरल 70% मतलब गांव, ठीक है। 6 लाख से ज़्यादा गांव है कंट्री के अंदर। और अर्बन, वहाँ पर जाके कुछ लोग उसको 8 मेट्रोज मानते हैं, कुछ लोग उसको 25 कैपिटल सिटीज़ मानते हैं कंट्री की बड़ी, कुछ लोग उसको 100 बड़ी सिटी मानते हैं। हर एक स्टेट में 4-5 बड़ी सिटी होती है, जिसको हम साधारण भाषा में एयरपोर्ट सिटीज़ कहते हैं। तो ना ये 100 है ना 25 है। ये जो 30% पॉपुलेशन है कंट्री की, वो 6,500 सिटीज़ एंड टाउन्स, 6,500 सिटीज़ एंड टाउन्स, इतनी बड़ी संख्या जो रिप्रेजेंट करती है केवल 30%। एंड 600,000 प्लस विलेजेस कंट्री के अंदर है। रह गिरे करके वो आया, तो उसने जिधर आंख दिखा दी, यदि उनके घर में शादी होनी है, पढ़ाई होनी है, बच्चों का जो भी कुछ होना है, वो जमींदार के इर्द गिर्द ही इकोसिस्टम घूमता था। तो उसने जिधर आंख घुमा दी, उधर जाके लोग वोट करके आ जाते। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और खासकर 1990 से जब टेलीकॉम आया, 95 में मोबाइल आया, तो सब लोगों, पहले तो मोबाइल भी बहुत महंगा था, और 2004 के आते आते कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस ने इन्फोटेक लेके आया 500 रुपए में मोबाइल। और उसके बाद से जो क्रांति हुई, ऑलमोस्ट फ्री, जो कि पहले 10 रुपए और हम लोगों ने 20 रुपए में पर मिनट का भी मोबाइल का समय देखा है 1996 में। तब जाके लोगों ने बतियाना चालू किया, और सबके सबको अब स्थिति यह है कि 95% लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी। पहले तो न्यूज़पेपर हो तो भी पढ़ना कितने लोगों को आता था। आज भी करीब 30 से 40% लोग कंट्री के, जो वो 80 वोट पढ़ते हैं, वो पढ़ना नहीं जानते, कम्युनिकेट करना जानते हैं, गुणा भाग करना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते। तो टेक्नोलॉजी ने क्या रोल किया, तो दे टेक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और उनको अब ये पता है कि इस रोड के अच्छे या खराब होने के लिए कौन जिम्मेदार है। एंड यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, IIT में जनरली जो लोग आते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, लॉजिक, नंबर्स, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड ऑल कनेक्ट विद व्हाट प्रदीप जी जस्ट सेड। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड ही वाज जस्ट बैकिंग अप एवरी स्टेटमेंट ऑफ हिज विद नंबर्स। Yeah. Coming to you, Chitra. So, in your experience at Aaj Tak, जितनी भी आपने भी मिस इन्फॉर्मेशन की बात करी, फेक न्यूज़ की बात करी, तो ये फर्जी खबरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज या रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, खासकर इस दौरान, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान? हम लोगों ने इसके लिए बाकायदा फैक्ट चेक की टीम बनाकर रखी हुई है। बहुत बड़ी टीम है इंडिया टुडे ग्रुप की, और उनमें जो सदस्य हैं उनका काम ही यही है कि अगर कोई ऐसी खबर है जो वायरल हो रही है और जिसके फेक होने का, फेक न्यूज़ होने का ज़्यादा दावा या प्रमाण मिलता है, और कई लोग हमें हमारे सोशल मीडिया पर टैग करके भी बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, प्लीज़ आप इसका फैक्ट चेक करके बताएं कि सही क्या है। तो इसके लिए हमने बाकायदा एक टीम बनाकर रखी हुई है। हमारे वहाँ फैक्ट चेक करने वाली टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों से पढ़ाई की, और उनको इस पूरे मामले के बारे में, जैसे मैंने आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। मेरे मोबाइल में मान लीजिए मेरा ही कोई वीडियो है, वो वीडियो आ जाता है जो चित्रा त्रिपाठी का नहीं है, बट उसको फेक तरीके से बनाया गया है, बट लोगों ने देखा और फिर उनको अच्छा लगा तो वो आगे बढ़ा दिए। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि वो सही है या फिर गलत है। मौजूदा वक्त में जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं
तो डिस इन्फॉर्मेशन की मतलब मैं किसी IT सेल से ताल्लुक रखती हूँ, मान लीजिए Related with it. And taking cue from what you just said about AI, I would like to come to you, Pradeep ji. Ki, you know, if you can share more on how your company incorporates AI analytics and election polling for analysis, and how has this technology changed the accuracy and reliability of your predictions, I would say. So, AI की बात करें तो मैं टेक्नोलॉजी की बात करने के पहले आपको 2-3 अगेन फैक्ट्स दे देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं आपको विलेन के तौर पे नजर नहीं आऊँगा शायद, AI का विलेन पर्टिकुलरली। एक्सिस माई इंडिया ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ टू डेवलप अ सुपर ऐप। वो सुपर ऐप जो आम कॉमन मैन के लिए कंट्री के अंदर एक कंसल्टेंट या एडवाइज़र का काम करेगा कि सिर्फ उस पर आपको बोलना है कि मुझे क्या काम करना है, तो आपको वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी भी गूगल देता है, बट उसमें सोल्यूशन के तौर पे देगा। अभी इन्फॉर्मेशन के तौर पे देता है, फिर सोल्यूशन। जैसे गूगल मैप आपको सोल्यूशन देता है और गूगल सर्च इंजन आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और हमारी जो वी आर नोन एज अ बिग डेटा कंपनी, कंट्री के अंदर 25 करोड़ घर हैं। करीब हम लोग आज इंफॉर्मेशन में वाले हैं। आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस इज फार ग्रेटर देन एनी काइंड ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको प्रूव करके हम सारे इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे के सारे IITians कंट्री पहले भी और अभी भी सिर्फ आपके और आपकी तरफ देखता है। ये आप ही 5% लोग हैं जो दुनिया क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है। आज हम AI की बात कर लें, या ये सोफे की बात कर लें, या ये फ्लावर की बात कर लें, या जो भी कुछ चारों तरफ दिख रहा है, वो आप ही जिम्मेदार है। आप ही के किसी जैसे इंजीनियर ने बनाया हुआ है। तो मैं हमेशा वो कहता हूं कि क्रिएटिंग वैल्यूज वर्सेस कंज्यूमिंग वैल्यूज। सो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वैल्यूज। जो मार्क जुकरबर्ग और सबने गूगल और फेसबुक बनाया, हम सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में। दुनिया आपको, खासकर IITians को उस नज़र से देखती कि आपने जब भी पहली बार इस कॉलेज में या इंजीनियरिंग में दाखिला लिया होगा, तो ये ज़रूर सोच के लिया होगा, यार मैं भली एक नट बोल्ट ही क्यों ना क्रिएट कर लूँ, बट कुछ तो क्रिएट करूँ। आई मीन, कम से कम मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी यही सोच के दाखिला लिया था, एंड आई एम श्योर आपने भी वो लिया होगा। अब आते हैं, तो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि क्रिएटिंग वैल्यूज वर्सेस कंज्यूमिंग वैल्यूज। या आप 100 रुपए तो क्रिएट कर लीजिए, सो दैट 99 100 रुपए तो खर्च कर सके, बट क्रिएट तो करना पड़ेगा। Absolutely. And I'm sure that most of you kind of resonate with it, because आपने सही कहा कि जो लोग IIT आते हैं उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम दिख जाए और उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, तो वो कीड़ा रहता है कहीं ना कहीं, एंड दैट्स व्हाई मेनी बिकम एंटरप्रेन्योर्स। मैडम, जितने भी दुनिया में जितने भी तरह की एजुकेशन है, मेरा ऐसा फर्म बिलीव है, वो आपको एक ही चीज देती है। फर्स्ट, हाउ टू थिंक, सोचना कैसे। प्रॉब्लम तो मारियो गेम होता है ना, आप एक कदम चलेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। हाउ टू थिंक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, बस एनी काइंड ऑफ एजुकेशन यही चीज देती है, और तो क्या देती है। हाउ टू थिंक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। आप बाकी तो सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ लीजिए, जूलॉजी पढ़ लीजिए, बॉटनी पढ़ लीजिए, मीडिया पढ़ लीजिए, जो पढ़ना पढ़ लीजिए, बट मुद्दे की चीज एजुकेशन आपको केवल एक ही चीज देगी, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। बिल्कुल। And as you said, human intelligence, AI intelligence, or original intelligence. So, according to a survey in 2019, 80% of prime time was monopolized by one man or one party. And आज की इस hyper polarized age में, जहाँ पर political parties are also seen to be aligned with so and so media, be it Lutyens media or Godi media. What's your take on this?
things are used to spread hate, prejudice, etc. on prime time just for headlines. Shouting, shrilling, ये सब बड़ा बहुत कॉमन हो गया है. तो इतना जो इवॉल्व कर रहा है ये लैंडस्केप इंडियन मीडिया का, क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं एज अ जर्नलिस्ट टू मेंटेन दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू मेंटेन दैट इंटीग्रिटी, credibility, especially when you're reporting politically sensitive issues? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में मीडिया का रोल जितना बड़ा हो गया है उसी के हिसाब से हमें टारगेट करने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है. 2-3 चीज़ों का मैं जिक्र करूं. बार बार लोग ईमानदारी को लेकर क्वेश्चन करते हैं या गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. देखिए होता क्या है कि जो हमें इंटरव्यू देगा, सपोज आपसे मेरी बात हो रही है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप ही का नाम बार बार लूंगी, यहाँ पे बैठे किसी और का तो आएगा नहीं, तो यानी कि आप ज्यादा दिख रहे हो, नंबर 1. नंबर 2, जब हम फील्ड में जाते हैं हमारे पास एक पूरी टीम होती है. इंडिविजुअल चित्रा त्रिपाठी जाके अपने मन से कुछ क्रिएट करके ऑफिस में भेज देंगी और वो ऑफिस चला लेगा. मतलब बड़े संस्थान तो ऐसा कतई नहीं करते हैं. ये एक परसेप्शन बाहर जरूर क्रिएट हो जाता है. हम लोग चूंकि चेहरा है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है. हमारी टीम होती है, हम टीम में डिसाइड करते हैं फील्ड में क्या हो रहा है. वो इंफॉर्मेशन या वो इंटरव्यू, हम हादसा हुआ था, आप लोगों को पता होगा. मुझे रात को 12 बजे फोन आया ऑफिस से कि ऐसा ऐसा हो गया है और तुमको उड़ीसा जाना है, तुरंत निकल जाओ. देखो सबसे पहली फ्लाइट कौन सी है, तो उड़ीसा के लिए सारी फ्लाइट बुक थी. अब रात के 12 बजे तो कहाँ से संभव नहीं हो पाता है. फिर हम लोगों ने देखा अच्छा बालासोर कौन कौन सी जगहों से पहुंच सकते हैं. ये रात के 12 बजे हो रहा है डिस्कस. मेरे घर में उस समय कुछ गेस्ट आए थे, मैं उनको भी अपना डिनर करवा रही हूँ और उसी समय मेल पे मैं ऑफिस से लगातार कांटेक्ट में हूँ कि कौन सी फ्लाइट मिल जाएगी जिससे मैं पहुंच सकूं बालासोर. फिर उसके बाद हम लोगों ने पता किया तो हुआ कि कोलकाता जाके वहां से 6 घंटे की दूरी है, हम फिर बालासोर पहुंच सकते हैं. तो हमने कोलकाता की सुबह 3:30-4 बजे की फ्लाइट थी, वो पकड़ी, जिसके लिए मैं 2 बजे घर से निकली. यानी कि पूरी रात मैं जगी और उसके बाद सीधे हम लोग कोलकाता पहुंचे और वहां से बाई रोड हम लोग सीधे बालासोर पहुंच गए. रास्ते में सिर्फ एक जगह हमारी गाड़ी रुकी थी, क्योंकि हमने बहुत सारा, पार्ले जी बिस्किट नाम लेने में कुछ हर्ज नहीं है, वही है जो कहीं भी मिल जाता है छोटे से गांव में, बड़े शहर में. हमने उसका पूरा बहुत बड़ा पैकेट उठाया और 5-6 पानी की बोतल ले ली कि भाई अभी कुछ खाए नहीं है, दिन भर काम करना है. वो गांव है जहां पर हादसा हुआ है, मतलब बहुत ऐसा एरिया, पता नहीं कुछ खाने को मिले नहीं मिले, तो हमें जाके वहां पे काम करना है. वहां इतनी भीषण गर्मी थी, मतलब खड़ा होना तक बहुत मुश्किल हो रहा था. और आप रात भर सोए नहीं हो, 6 घंटे ट्रैवल करके, मतलब बाई रोड, फ्लाइट का छोड़ दो, यानी कि टोटल 8-9 घंटे हो गए. आप वहां पर पहुंच रहे हो. 1 बजे से मैंने माइक पकड़ा जो रात के 12 बजे तक एज इट इज चलता रहा. बीच में जैसे ही ब्रेक होता, अच्छा 2 बिस्किट खा ले, पानी पी ले, फिर वो भी एक समय पे खत्म हो गया. फिर वहां से जो लोग जा रहे थे, हमें नहीं पता है वो कौन लोग थे, हो सकता है वहां के सामाजिक रूप से काम करने वाली कुछ संस्थाएं हों, वो आ रहे हमारे. और बहुत बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं इनसे. डेटा तो इन्हीं के हवाले से हम लोग आप तक पहुंचाते हैं और 90% इन्होंने अब तक जो भी एग्जिट पोल किए हैं वो सही साबित हुए हैं. आज तक माध्यम रहा है इनकी बात को पूरे दर्शकों तक, देश तक पहुंचाने का. तो मैं रामलीला, यहाँ पे अभी किसानों का आंदोलन हुआ था जो 26 जनवरी को यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था राजधानी दिल्ली में, आप सभी को याद होगा. हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली वाला किसानों का चल रहा था, तो हम लोग बहुत पहले ही अपनी गाड़ियां रोक दी, क्योंकि आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही है. स्टोरी चली जाती है तो हमें अंदर से बेचैनी होती है. हम लोग पैदल निकले और कम से कम 6 से 7 किलोमीटर ट्राइपॉड, कैमरे का पूरा सामान टांग कर 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग राजधानी दिल्ली में उस जगह पर पहुंचे जहां पर किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था. तो फिर उसको जैसे तैसे उसने अपना कैमरा छीना, उसको किसी ने मतलब उसके ऊपर हाथ भी छोड़ दिया था, हमारे कैमरामैन के ऊपर. फिर हम लोग वहां से जल्दी भागे, एक गली में गए, लाल किले के पास बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें एक गली में गए. फिर अंदर जाके हमने देखा एक पता नहीं कौन से बाबा जी आए, वो हमारे पीछे गोदी मीडिया मुर्दाबाद गोदी. मैंने कहा ये कौन आ गया, अभी तो बाहर वालों से मुश्किल से बच के आए हैं, ये गली में आके वो कौन थे हमें नहीं पता है. फिर हमने कहा कि भाई आज तो हम बुरे फंसे, पता नहीं क्या होगा. और उस इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर कि एक बार आप टारगेट, और कई पत्रकारों को मारा पीटा भी गया था. आप लोगों के पास खबर होगी, जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे. हम भीड़ में खड़े होकर, अगर मान लीजिए मैं आपके बीच खड़ी हूं,
मैं कोई भी बात बोलूंगी तो आप लोगों को सुनाई तो देगा, आप समझ तो आएगा। हम भीड़ में जाके आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि हम आपके अगेंस्ट बोलेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना तो कोई भी पत्रकार, बहुत सारे दूसरे चैनल के हमारे जो मेल पत्रकार थे उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी, कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे उस समय। हम लोगों ने एक मंदिर देखा, मंदिर के जो पुजारी जी थे वो भगवान की कृपा थी, हमारी जान बच गई। वो हमें पहचानते थे कि मैं आज तक की एंकर हूं। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है, बाहर गेट पर सब लोग हैं, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमको थोड़ी देर बैठा लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। मंदिर में हम लोग 3 घंटे तक बैठे रहे। वो भीड़ 2.5 घंटे तक बाहर नारेबाजी करती रही अपना काम छोड़कर। हमारी क्या गलती थी आप बताओ? हम तो अपना काम कर रहे थे। 2.5 घंटे तक वो बाहर नारेबाजी करती रही, हम लोग डर के मारे। मैं हिस्टोरिकल एरा में जा रही हूँ कि इतनी स्ट्रगल्स मतलब आज के दिन में भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं, और ये बिल्कुल एक आंदोलन की तरह ही है आपका। लोगों को पता नहीं चलता है, ये तो आपके सामने मैं बैठी हूँ इसलिए बता रही हूँ, या हम अपने ऑफिस में 1-2 लोगों से जिक्र कर देते हैं, लेकिन बहुत चुनौती। आप इनके मन की बात नहीं करोगे, ये खड़ी होकर भी बोलने लगेंगी गोदी मीडिया में, क्या करूंगी? वो कहेंगे आप यही बोलिए, फिर मैं अगर मुझे वो नहीं बोलना है तो ये फिर बोलेंगे नहीं ये गोदी मीडिया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो अभी का समाज भी बहुत 2 भागों में बटा हुआ है, तो उसमें बैलेंस बनाकर चलते हुए आगे बढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। शीतल जी, मैं चाहूंगी आप जरा खड़े हो जाएं एक बार। शीतल जी हमारे 5 बजे के शो को देखते, जितनी भी चुनौतियां हैं स्टोरीज। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है, और ये मैं आपसे आपकी हिस्ट्री में आपको ले जाना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि आपको कैसे रुझान आया कि आप एक्सेस माई इंडिया जैसा एक आंदोलन शुरू करें? पहले मैं अपनी बात बताऊं, मैं चित्रा जी की बात को आगे ले जाते हुए, जैसे चित्रा जी फेमस पत्रकार हैं, हम जैसे मैंने बताया 30,000 इंटरव्यू रोज करते हैं, तो कम से कम 1,000 से 1,500 लोग हमारे फील्ड पे होता है। तो 10 दिन तक बंगाल में हमारे लोगों को जेल भी भेज दिया गया। ऐसा कोई दिन जाता नहीं जो हमारे लोगों को पुलिस स्टेशन का सामना रोज ना करना पड़ता हो। बहुत साधारण भाषा में बताया, रिसर्च पत्रकार, ठीक है। तो पत्रकारिता के इस समय जब इतना टिरनी चल रही है एल्गोरिदम का, क्लिक बेट्स, एक ही क्लिक में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज यू सी इन जर्नलिज्म, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इतना ज्यादा राइज हो रहा है? Is there a competition between the mainstream journalists versus content creators who are doing the same or similar things? And do you also feel कि ये जॉब जो है वो रिडंडेंट हो जाएगी, और how will it evolve? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। 2 पहलू हैं, हम दोनों अलग अलग कतई नहीं हो सकते, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं उसको अलग तरीके से वो लोग सोशल मीडिया पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहना कि हमारे लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, चुनौतियां शुरू से रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही। ये एक समय में जब टीवी आया था तो लोगों ने कहा था कि भाई प्रिंट मीडिया का क्या होगा, अखबार तो अब बिकने बंद हो जाएंगे, ये वो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज भी हम सब लोग सुबह सुबह सबसे पहले यही देखते हैं कि अखबार घर में आया है नहीं आया है, उसकी हेडलाइंस क्या है। उसी तरह से टीवी को लेकर जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया और बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो झूठ परोसा जा रहा है, देखिए हम एक बड़े चैनल हैं, बड़े चैनल में काम करते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी टीम बड़ी है, और प्रोग्राम दिखाने के बाद हम अगर कहीं भी गलत होते हैं तो हमारे ऑफिस के भीतर एक ऐसी टीम है जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, तो हम उसमें इतना सा भी कहीं ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जवाबदेही है, हम बड़े चैनल हैं। लेकिन कई बार जो यूट्यूबर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे, मैं बिहार के एक लड़के का एग्जांपल देना चाहूंगी, वो मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी अदरवाइज आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन थे। वो मुझसे मिलने आए थे क्योंकि मैंने उनको एक बार सपोर्ट किया था, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब पे मैंने कर दिया था, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो मैं ऐसे बैठ के सुन रही थी, मैंने पूछा अच्छा कितना कमा लेती हो? बिहार के गाँव का है, ऐसे ही है। तो उसने कहा कि दीदी 8 लाख रुपए। हम के साल का? बोला नहीं, हर महीने का। बिहार के गांव का एक लड़का है और वो मेरे सामने बैठा हुआ है, दीदी दीदी कह के, बमुश्किल 24 साल 25 साल उसकी उम्र होगी। वो कहते हैं मैं इतने 8 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ, और कोई वीडियो अगर बहुत आगे बढ़ गया तो उससे भी ज्यादा कमाई हर महीने की हो जाती है। हम क्या दिखाते क्या हो तुम? क्योंकि इतना तो टाइम होता नहीं कि उसके सारे वीडियोस मैं देखूं।
तो फिर वो लोग कई बार ऐसा होता है कि इसमें खूब सारा मसाला लगा के ये वो करके छोटी सी खबर को इतना बड़ा वो बता देंगे, कैप्शन कुछ ऐसा लिख देंगे कि लोगों को लगेगा कि इसके भीतर कुछ और ही है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जिन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप लोग ये मानो कि बहुत कम उम्र में आप लोगों को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि आप इतनी अच्छी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने खुला आसमान है। All for absolutely. A rapid fire quickly for both of you. Describe Indian democracy in one word. लोक शक्ति, अगर एक शब्द में बोलूं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक लाइन में आगे बढ़ा देती हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये लोकतंत्र है। क्या बात, यही हमारे देश की खूबसूरती है। थैंक यू। प्रदीप जी। अल्टीमेट एंड अनपैरेलल इंडियन डेमोक्रेसी, Okay. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। Great. Chitra ji, if you weren't in journalism or polling, what career would you have pursued? मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बताया, मैंने रक्षा अध्ययन डिफेंस स्टडीज से एमए किया हुआ है। मैं एनसीसी में 5 साल रही हूँ और गार्ड ऑफ ऑनर कमांड किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला था। तो अगर मैं मीडिया में नहीं होती तो मैं सेना में होती, फौज की सेवा, देश की सेवा किसी अलग रूप में कर रही होती। प्रदीप जी, आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स, कौन सा? फुटबॉल और क्रिकेट क्या बात? और एनीथिंग अंडर द सन। Okay. I wanted to be on the ground all the time. All the time. That's my passion. That's what you're doing in That's certain my way. passion. In our Absolutely. company, our this thing culture is also defined like this: military type of culture, sports like. Playing field. Yeah. चित्रा जी, आपके लिए स्पेशली आप ही के लिए सवाल है कि who's your dream person to interview, living or dead? इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी से मैं मिली थी तो मैं उस समय स्टूडेंट थी, हमें बहुत प्राइम मिनिस्टर के पास जाके उनसे बात करने का मौका नहीं मिला था, बस फोटो क्लिक कराने के लिए। गार्ड ऑफ ऑनर, आप जब एनसीसी में होते हो तो बहुत सारे नियम अनुशासन में बंधे होते हो, आप उससे इतर नहीं जा सकते। बट अगर मैं उनका इंटरव्यू कर पाती तो शायद एक सपना पूरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग उनको पढ़ते हुए पॉलिटिक्स हमने देखी समझी, और जिस समय मैं मीडिया में आई या थोड़ा पॉलिटिकल सेंस मेरा ज्यादा स्ट्रांग हुआ, उस समय वही प्रधानमंत्री थे, फिर धीरे धीरे करके हम आगे चले गए। तो मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या आपकी फेवरेट मूवी अराउंड पॉलिटिक्स में अटल हूँ है? अभी मैंने हाल ही में, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, अभी हाल, और भले ही वो परसेप्शन या बाहर जो भी बातें हों, लेकिन आपको मैं सच बताऊं, हमेशा क्योंकि हम लोग अपने आप के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार ज्यादा होते हैं, हम जब खुद अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो अपने आप पर गर्व महसूस करें। इसी वजह से हमेशा करना वो चाहिए जो आपका दिल कहे, जो आपका दिमाग। मुझे लगता है कि ये बात मैं जरूर कहूं क्योंकि एक वक्त पर हम लोग उन चुनौतियों से पार पाते हुए आज यहाँ तक आपके सामने बैठे हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है कि अगर हमें सवाल पूछने का मौका मिला तो हम क्या सवाल पूछेंगे सामने वाले से। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर मुझे बात करने नहीं आता है, हम अपनी बात को कैसे, हमें नॉलेज तो सारी है, हम सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन सामने वाले को जब हमें बताना पड़ेगा तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं। आपकी उम्र में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या कई बार मैं अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मुझे लगता है ये बात मैं जरूर बताऊं और आप लोग इस पे काम कीजिएगा जिससे हम जो आज हैं आगे आने वाले वक्त में और अपने आप को बेहतर बना सके, उसकी कोशिश करनी होगी। घर में मिरर होगा, शीशा, जिसमें हम अपने आप को तैयार करते हैं, वहां पर आप बिना कुछ देखे बोलना सीखो, आप अपने आप से बात करना सीखें। आप वहां पर 2 मिनट के लिए अपने लिए वक्त निकालिए और शीशे के सामने खड़े होकर आप कुछ भी बोलिए, किसी भी टॉपिक पे जो आप बनना चाहते हो उसके बारे में बोलना सीखिए। यकीन मानिए 10 दिनों के बाद आप अपने अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास पाएंगे जिसको कोई किताब सिखा नहीं सकता, जिसको कोई शिक्षक आपको बता नहीं सकता, वो आपको खुद करना होगा। और जैसे धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूव करते चले जाएंगे, एक पाएंगे कि आपने क्या कमाल कर दिया है। जो आपकी डर की सबसे बड़ी वजह बना करता था कभी, वही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत हो गया है, नंबर 1। कई बार ऐसा होता है। एंड करते हैं इस बहुत सुंदर पैनल को। बहुत सारी इंसाइट्स थी प्रदीप जी आपने, चित्रा आपने, एंड आई होप कि हम सबके लिए वो वैल्यूएबल रही होंगी। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द पैनलिस्ट्स आउट हियर। Thank you for being here with us on the last day of Tryst at IIT Delhi. Let's come for a group picture.